हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। दहन और ज्वाला क्या है? बेसिकली आग जलना आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे घरों में खाना पकाने के लिए आग जलाई जाती है या फिर आसपास आपने कभी देखा होगा किसी चीज को जलाया जाता है। तो कंबशन क्या है? दहन वही है जो आग लगने की प्रक्रिया है। अब आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पर आग लगे। जैसे आपके पास लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, तो आप बोलोगे इसमें से कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है? तो लकड़ी है, क्योंकि पत्थर और ईंट पर तो आग ही नहीं लगती। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। फ्यूल की बात आप लोग करते हैं, ईंधन होना चाहिए कोई ना कोई, और इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर को ले जाना आवश्यक है। यानी कि जो ज्वलन ताप है किसी भी चीज का, जैसे आप बोल रहे हो लकड़ी का, सपोज कह रही हूँ मैं, माना ज्वलन ताप उसका 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री से पहले आपका उस लकड़ी पर आग नहीं जलेगी, कितना भी टेम्परेचर ले जा लो। ठीक है, 70 डिग्री पर जब तापमान जाएगा तब वो लकड़ी जलना प्रारंभ करेगी। और कंबशन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, जिसको आप क्या बोलते हो, दहन के पोषक पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि वो पोषक पदार्थ जो दहन में आपका सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। कहीं कहीं आप वायु भी पढ़ते हैं, तो जहां पर भी वायु टर्म आ रही है आपकी केमिस्ट्री में या साइंस में, उसका मतलब ऑक्सीजन से है मोस्टली, जब रिएक्शन के केस में आ रहा है। ठीक है, तो दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी कोई चीज आपका अभिक्रिया कर रही है, मोस्टली उसको कंबशन यानी कि दहन कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी आवश्यक शर्तों के अंतर्गत भी आता है कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ऑक्सीजन आवश्यक है, सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ आवश्यक है, इसके अतिरिक्त फ्यूल आपका हो सकता है, और इग्निशन टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है ना? आप बोलो मैम लकड़ी तो हमारे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर भी रिएक्ट कर रही है कि खुले में पड़ी हुई है, लेकिन वो तो आग नहीं पकड़ रही है। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर नहीं गया है। उस टेम्परेचर का वहां तक पहुंचना आवश्यक है, जिसके लिए आप माचिस जला करके उसके पास ले जा रहे हैं, और फिर वो माचिस जलाने पर जो वो फ्लेम बन रही है वो धीरे धीरे उस लकड़ी का टेम्परेचर रेज कर रही है, और फिर वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक जा रहा है और फिर आपका लकड़ी आग पकड़ रही है। सिंपल सी बात है। तो अलग अलग जो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उनके जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए आपने क्या देखा है, कोई चीज जल्दी जलने लगती है, कोई को जलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो समय का मतलब क्या है? इग्निशन टेम्परेचर अधिक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था? दहन पढ़ा था, और दहन की आवश्यक शर्तें हमने देखी थी। ज्वलन ताप की बात हम लोगों ने की थी। तो मिनिमम वो टेम्परेचर है जहां पर कोई चीज जलना प्रारंभ करेगी। जैसे आपने बोला मैम सपोज लकड़ी का 70 डिग्री है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम आपको 70 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा लकड़ी को, और उससे ऊपर तो कुछ भी आप देते रहो, वो जलना एक बार शुरू करेगी तो फिर वो जलती रहेगी। देन आपने टाइप्स ऑफ कंबशन पर बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रैपिड कंबशन, कि आपका जैसे कि एलपीजी का कंबशन होता है, जो हमारे घरों में गैस होती है वो जो जलती है वो तीव्र दहन है आपका। ठीक है, जिसमें आपका ज्वाला भी बन रही है और ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है। दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन आपका होता है, कोई भी चीज जैसा जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, या फिर कोई जल्दी आपका ऐसे ही बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जलना शुरू कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस या फिर स्वतः दहन कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा था आपका एक्सप्लोजन या विस्फोट, जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जलना प्रारंभ कर रहा है उसमें एक तेज ध्वनि होगी, उसके साथ साथ कई गैसेस भी निकलेंगी और लाइट भी निकले आपकी उत्पन्न होगी, तो इसको क्या कहा जाता है? विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन कहा जाता है। नाउ हम फ्लेम की बात कर रहे थे। फ्लेम क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जल रही है ना, तो वो जलते जलते आपका फिजिकल स्टेट चेंज करेगी अपना। ठीक है, तो जब वो गैसीय पदार्थ में आपका कन्वर्ट होगी, तो उस टाइम वो क्या बनाता है? एक ज्वाला को प्रोड्यूस करता है।
समझ रहे हैं? ज्वाला क्या है? जब लकड़ी जल रही है और जलने के बाद जो वो आपको दिखता है ना, जैसे रेड कलर का या येलो कलर का, उसको क्या कहा जाता है? फ्लेम कहा जाता है, ज्वाला कहा जाता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है। तो आपका जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो गैसीय अवस्था में आ गया है, अब वो जल रहा है, तो उसको ज्वाला कहा जा रहा है। ठीक है ना? दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं। तो दहन के पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो आपका गैसीय अवस्था में ही है। पदार्थ आपका सपोज सॉलिड में था या फिर लिक्विड में था, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो वो भी अपना स्टेट चेंज करके गैसीय अवस्था में आएगा। दोनों गैसीय स्टेट में है। अब कंबशन जो होगा, उससे जो प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहा जाएगा? फ्लेम कहा जाएगा। ओके, चलिए, इस प्रकार से हमने दहन के क्षेत्र की बात की थी, या दहन के जो ज्वाला है उसके क्षेत्र की बात की थी, क्या क्या क्षेत्र है उसके। तो 3 क्षेत्रों की बात करते हैं हम। ये ज्वाला है ना, ये है ज्वाला आपकी फ्लेम जिसे कहा जा रहा है, और इसके 3 पार्ट है। एक इनर मोस्ट पार्ट, एक मिडिल, और एक आउटर। क्या बोला मैंने? एक आंतरिक भाग है, एक मध्य का भाग है, और एक आपका बाह्य भाग, क्षेत्र भी जिसे आप कह रहे हो। अब क्या क्या अंतर है तीनों में? जिसको आप आंतरिक भाग बोल रहे हैं उसको आप काला भाग भी कहते हैं, काला क्षेत्र। काला क्यों कहा जाता है? वहां पर आपका मोस्टली दहन नहीं हो पाता है। क्या कहा मैंने? वहां पर दहन नहीं हो पाता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये आपका क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कि कैसा होता है? काला होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है। जब वो जल ही नहीं रहा है तो वहां पे ऊष्मा इतनी नहीं बनेगी। जब ऊष्मा नहीं बनी तो टेम्परेचर उतना नहीं है, तो टेम्परेचर कैसा है आपका? कम है। ठीक है। दूसरा, आंशिक दहन वाला जो भाग है, जहां पर पार्शियल कंबशन हो रहा है, और वो कैसा है? मध्य का भाग है, और रंग कैसा है उसका? पीला रंग आपको दिखाई देता है। और ये कैसा होगा? इसमें थोड़ा अधिक टेम्परेचर होगा, यानी कि ये भी कम गर्म है, लेकिन इसकी अपेक्षा, किसकी? जो आंतरिक भाग है उसकी तुलना में इसका टेम्परेचर अधिक होगा, यानी कि ये उसकी तुलना में थोड़ा गर्म होगा। तीसरा कौन सा है? कंप्लीट कंबशन और पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र, जिसका कलर कैसा है? नीला है, और ये आपका सबसे गर्म भाग होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, यानी इसका तापमान सबसे अधिक होता है। प्रश्न आएगा कि ज्वाला का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म है, तो पूर्ण दहन वाला जो बाह्य क्षेत्र है, जो नीले रंग का है, वो सबसे गर्म होता है, उसका तापमान सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा सबसे कम तापमान किसका है, तो ज्वाला का जो सबसे आंतरिक भाग है, जिसका दहन नहीं हो रहा है, और जो काले रंग का है, उसका तापमान सबसे कम है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपके ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं, इसको बना लीजिए। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों पर हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहला आपका आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के बाती के पास वाला क्षेत्र होता है। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है, तथा यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। क्लियर? दूसरा, मध्य का क्षेत्र जो है, मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यह भाग आंशिक दहन वाला है। प्रश्न पूछा जाएगा, आंशिक दहन, पार्शियल कंबशन कौन से क्षेत्र का होता है, तो जो मिडिल में है, आपका मध्य में है, और पीला रंग जिसका है, तथा ये मध्यम गर्म होता है, यानी आंतरिक की तुलना में थोड़ा गर्म होगा। ठीक है। तीसरा है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है। ठीक है। तथा ये ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन वहां पर हो रहा होता है।
ठीक है, पदार्थ का वहां पर पूर्ण दहन हो रहा है, इसकी वजह से ज्वाला अदीप्त है या नीली आप बोलते हैं, हल्का नीला कलर उसका आता है। और कैसा है, सबसे गर्म भाग वो है आपका। क्लियर है, नोट करिए। चलिए, ज्वाला तथा इसकी संरचना। ठीक है, ज्वाला की संरचना क्या है, जो आपको दिख रहा है, दाह्य पदार्थों के दहन के समय दिखाई देने वाले भाग को ही क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलते हैं, तथा उनमें केवल एक ही प्रकार की चमक दिखाई देती है। जैसे आपने देखा हो, कोयले का जलना देखा है, कोयला जब जलता है तो उसमें ज्वाला नहीं बनती, रेयर केस में ज्वाला बनेगी, अदरवाइज ज्वाला नहीं बनती, वो एक चमक के साथ जलता है। ऐसे पदार्थ, यहाँ पर ऐसे पदार्थ लिखेंगे जो दहन के समय वाष्पित होते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और जो दहन के समय वाष्पित नहीं होंगे वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, जो वाष्पित हो रहे हैं यानी गैसीय अवस्था में जा रहे हैं वो ज्वाला बना रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो ज्वाला नहीं बना रहे हैं। बस बोलो भाई, क्लियर है ना। वाष्पन का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट का चेंज होना। अब आपका सपोज ठोस अवस्था में है कोई जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो वो गैसीय अवस्था में जाएगा आपका। ठीक है, जब वो गैसीय अवस्था में जाएगा, यहाँ पर जलना स्टार्ट करेगा, तब वो आपका फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। चलिए, उदाहरण क्या है, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल जिसे कहा जाता है, मिट्टी का तेल आप इसको लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां ये केरोसिन लिखा गया होगा वहां मिट्टी का तेल लिखेंगे। मिट्टी का तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ी का जो कोयला होता है वो जलने के समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है ना। तो मिट्टी का तेल तथा पिघला हुआ मोम उसमें लगी बाती के साथ ऊपर उठते हैं तथा वाष्पित होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी क्या है, चूंकि गैसीय अवस्था में है वो तो ऑलरेडी, तो वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी चूंकि पहले से गैसीय अवस्था में है तो वो अतः दहन के क्रम में ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लकड़ी का कोयला दहन के क्रम में वाष्पीकृत नहीं होता है, यानी गैसीय अवस्था में नहीं जाएगा, तो वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। इन दो स्लाइड्स में आपको क्या समझ में आया, बोलो। मैंने आपको बोला सिंपल सी बात है, दहन वहां, जहां भी दहन हो रहा है ज्वाला वहां बन रही है जहां पर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है आपका वो गैसीय अवस्था में जाकर जल रहा है, और पोषक पदार्थ आपका गैसीय अवस्था में है। समझ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, मिट्टी का तेल हो गया, मोमबत्ती हो गई, प्राकृतिक गैस हो गया, एलपीजी हो गया, लकड़ी हो गया, इन सभी में जब वो पदार्थ जल रहा है, चाहे वो मिट्टी का तेल है या फिर मोमबत्ती है या प्राकृतिक गैस है आपकी, एलपीजी है, लकड़ी है, जब वो जल रहे हैं तो जलते समय उनकी भौतिक अवस्था चेंज होगी और वो वाष्पित होकर ऊपर उठ रहे हैं और फिर जलना शुरू कर रहे हैं। तो उस टाइम आपका क्या हो रहा है, ज्वाला बन रही है। लेकिन उसी लकड़ी के जलने के फलस्वरूप जो कोयला बनता है, वो कोयला जब जल रहा है वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है। वाष्पीकृत नहीं होगा तो ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। अब ज्वाला की संरचना में उसके विभिन्न क्षेत्र हमने देखे। ज्वाला की संरचना, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र हैं। पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करते हैं, वाष्पीकृत नहीं होते तो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। सिंपल सी बात है। तो ये वाली लाइन आप लोग नोट कर लेंगे, उदाहरण लिख लेंगे कि ज्वाला कौन कौन बना रहे हैं। ये ज्वाला बना रहे हैं सब, ये सब ज्वाला बना रहे हैं, और लकड़ी का कोयला जो है वो ज्वाला नहीं बना रहा। चलिए, अब ज्वाला के बिना जले हुए कार्बन का क्षेत्र। बिना जले हुए कार्बन, अनबर्न कार्बन भी जिसे कहते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिंपल सी बात है, जो धुआं है ना वो वही है, जो बिना जला हुआ कार्बन आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो धुआं उत्पन्न कर रहा है, और धुएं के साथ साथ जो कालिक बन रही है वो कालिक उसी के कारण बन रही है। ठीक है। सुनार द्वारा ज्वाला का सोना या चांदी को पिघलाने के लिए उपयोग। तो सुनार जो होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं फ्लेम का।
किस लिए? उनको सोने और चांदी को पिघलाना होता है और पिघला करके वो उससे अलग अलग डिजाइन के आपके ज्वेलरी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो पिघलाने के लिए वो फ्लेम का यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्लेम के किस पार्ट का यूज कर रहे हैं, प्रश्न ऐसा आएगा। और क्यों कर रहे हैं उस पार्ट का यूज? तो वो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करते हैं। और आपने क्या बोला? वो बाहरी भाग जो नीले रंग का है और उसका तापमान सबसे अधिक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, धातु की फूकनी से, फूकनी होती है उस पर फूक मारते हैं, और जो वो बाहर वाली फ्लेम है सिर्फ उसका प्रयोग करेंगे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। तो एक सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकता है, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग कैसा है, सबसे अधिक गर्म होता है, अतः इसे सोने तथा चांदी पर फूकने पर वह पिघल जाता है, जिसका उपयोग जेवर यानी कि गहने आदि बनाने में किया जाता है। सिंपल सी बात है। इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ यही नहीं, हायर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका आता है कि गोल्ड स्मिथ फ्लेम के कौन से पार्ट का यूज करते हैं जब भी वो सोने और चांदी के गहने बना रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने कंबशन और फ्लेम में फ्लेम के अलग अलग आपने क्षेत्र देखे, उनका कहाँ कहाँ उपयोग है वो हम लोगों ने देखा। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले चैप्टर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।